नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित फैसला इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। गत तासिका में हमने कहानी के कथ्य पर चर्चा की है। कहानी के केंद्र में वसुमती नामक एक ऐसी स्त्री है जो अपने गांव की पंचायत की प्रधान है। बावजूद इसके केवल नाम मात्र के लिए ही राजनीति के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि प्रमुख रणवीर जो वसुमती के पति है नहीं चाहते कि वसुमती पंचायत में आकर बैठे या फिर गांव से संबंधित कोई भी फैसला ले। केवल कागजी कार्यवाही भर के लिए ही वे वसुमती की दस्तखत लेकर सभी निर्णय स्वयं लेने के आकांक्षी है। इसी अधिकारों के हनन का चित्रण कहानी की मूल संवेदना है। इस कहानी में ईश्वरिया नामक एक ऐसी महिला पात्र है जो अशिक्षित होने के बावजूद भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग है। गांव की प्रधान पद के लिए वसुमती का चयन ईश्वरिया की दृष्टि में बदलते समय का परिचायक है, किंतु बावजूद इसके वसुमती कुल की आड़ में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाती। उसकी इच्छा है कि वे भी गांव के हित में ही सारे कार्य करें। जो भी योजनाएं सरकार द्वारा सर्वसामान्यों के लिए लाई जाती है उनका लाभ गांव की सर्वसामान्य जनता को हो, किंतु तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह रणवीर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसका अतिशय दुख वसुमती को होता है। अपने गुरुवर्य को जो पत्र वो लिख रही है उस पत्र में इन सारी घटनाओं का क्रमवार उल्लेख करती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करती हुई वह कहती है कि एक दिन अचानक एक महिला घर के द्वारे आकर गुहार लगाने लगी और उसकी सुपुत्री को न्याय मिले इस विषय में वो मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर सारी घटना को बयां करने लगी और उसी से प्रेरित होकर मैं उस महिला को न्याय दिलाने की दृष्टि से पंचायत की ओर चल पड़ी। वहां जाकर हरदेई नामक एक ऐसी गांव की बेटी के हित में मैंने फैसला किया, जो फैसला काफ़ी वर्षों से जो कि त्यों बना हुआ था। हरदेई जो अपने पति के साथ उसके घर जाने की आकांक्षी थी, उसे उसके पिता द्वारा वहीं गांव में ही रोक कर रखा जा रहा था, क्योंकि पिता हरदेई को अपने पास रखकर उसके पति से रुपए वसूल करने के आकांक्षी थे। किंतु इस संबंध में पंचायत में कई दिनों से शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पंचों की ओर से कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया था और अब हरदेई की माँ वसुमती के द्वार जाकर उसे न्याय की गुहार लगाती है। वसुमती लिखती है कि उस समय न जाने मैंने कैसा निर्णय ले लिया और रणवीर के मना करने के बावजूद भी मेरे रुके हुए कदम हरदेई की अम्मा के संग चल पड़े। घर के सदस्य रोकते रह गए। मैं पंचायत में जाकर पंचों के साथ मिलकर फैसला करवा कर आई। फैसला हरदेई के हित में था और पंचों ने यह निर्णय लिया था, जिसमें विशेषकर वसुमती ने यह निर्णय लिया था कि हरदेई को उसके पति के साथ भेज दिया जाए।
रणवीर ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उनका गंभीर चेहरा दहला देने वाला था, क्योंकि रणवीर को यह बात कतई गवारा नहीं थी कि वसुमती पंचायत में जाकर कोई निर्णय ले। रणवीर की इस इच्छा के बावजूद वसुमती ने पंचायत में जाकर हरदेई के हित में एक फैसला लिया था। इस पर अतिशय क्रोधित होकर रणवीर कहने लगे कि कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। मैंने बार बार मना किया, फिर भी तुम आज पंचायत चली ही गई। वसुमती लिखती है कि मुझसे कोई जवाब नहीं बना उनके कहे हुए वाक्य का। रणवीर फिर कहने लगे कि यह रोज रोज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी बताओ कब बंद करोगी। और रणवीर की इस तीखी प्रक्रिया को सुनकर मन में न जाने कैसा उफान चल रहा था। रणवीर ने यहाँ तक कहा कि सुन ले और समझ ले अपनी औकात को, मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी तू, क्योंकि मैं दो दो पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद और कौन है। वसुमती लिखती है कि अपने पति द्वारा कहे गए भरोसेमंद के शब्द को सुनकर हाथ पैर सुन्न हो गए। मन बड़ा अस्थिर था। लगा कि इसी समय यह घर, गांव, धरती, आसमान सब कुछ त्याग कर कहीं चली जाऊं। अपने मास्टर साहब को संबोधित करती हुई कहती है कि मास्टर साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी मेरे नाम लिखी थी और उसमें मेरे सुखद भविष्य को, मेरे पति परायण होने की कामना की थी। साथ ही मुझ में नया सूरज ढूंढने की उम्मीद जगाई थी और कहा था कि वसुमती अपने आंगन में सत्य के खंभे गाड़कर उस पर ईमानदारी की छत डालो ताकि दीन, दलित, त्रस्त और अभिशप्त उसकी छाँव में आकर सुकून पा सके। किंतु यह कहाँ तक संभव हो पाता शायद आप भी जानते होंगे। कहती है कि काश मैं ईश्वरिया होती, आड़ मर्यादा की सारी दीवारों के बाहर मुक्त आकाश तले कुलीन कही जाने वाली इन झूठी परंपराओं के भरम से बिल्कुल परे होती। तभी इन विचारों का चक्र मन में उमड़ घुमड़ ही रहा था कि बाहर से आवाज आई, ओ वसुमतिया, अरे ओ रन्ना की दुल्हन, बाहर तो आ। व्यर्था है तेरी विद्या, अर्थात तेरी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, खाक है। तेरी प्रधानी भी खाक हो गई है। यह करुण और कातर स्वर, जिसमें रोदन भी था, ईश्वरिया का था। विलापात्मक करुणा सनी प्रकम्पित आवाज, हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा। अरे जल्दी आजा, बड़े पीपरा तरे कुआं में कूद के हरदेई ने अपने प्राण तज दिए हैं। इन विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकली भी न थी कि तभी ईश्वरिया ने घर आकर यह सूचना दी कि हरदेई ने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। और ईश्वरिया की नज़र में मेरी प्रधानी, मेरी विद्या सब कुछ व्यर्थ हो गई थी। तभी मैं सन्न होकर सोचने लगी कि रातों रात उस निर्णय को किसने उलट दिया, जो निर्णय मैंने स्वयं पंचायत में पंचों के सम्मुख बैठकर लिया था। ईश्वरिया मुझे कंधों से झकझोर रही थी और कह रही थी कि अब बैठी ही रहेगी, आखिरी समय मुख तो देख ले। ये वही हरदेई है जिसने तुझे वोट दिया था,
जुलूस में झंडा उठाकर तेरे नाम की जय जयकार की थी। और तभी ईश्वरिया के इन शब्दों से हरदेई का वो चेहरा, उसकी वह आवाज़ आँखों के समक्ष उभर गई जब उसने वसुमती देवी जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वही हरदेई आज अपने प्राणों को त्याग कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी। ईश्वरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता वसुमती हम अपना वोट काठ की लुटिया को दे आते, उस निर्जीव लकड़ी को। कम से कम हमारे उठाने पर वो उठती तो सही, बैरी पर, विरोधियों पर, दुश्मनों पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में तो पड़ती। पर रणवीर की दुल्हन, हमने तुमको वोट दिया, हमने तुम्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना, किंतु तुम तो बड़े घर की बहू ही रही, केवल गांव के प्रमुख की पत्नी जो घूंघट में लिपटी पतुरिया सी चलती रही अपनी आंखों को मूंद कर। और ईश्वरिया बड़े ही कड़े शब्दों में यहाँ पर वसुमती का विरोध करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक महिला ने उसकी आंखों के सामने ही अपने प्राणों को त्याग दिया और उसके हित में वसुमती कुछ भी नहीं कर पाई। जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां पर हरदेई ने मृत्यु को गले लगाया था, तब कुछ उल्टा ही दृश्य उसने वहां पर देखा कि उसके पिता की एवज में पुलिस उसके पति को ही गिरफ्तार कर ले जा रही है और उसके विरोध में स्वयं वसुमती के पति रणवीर बयान दर्ज करवा रहे हैं। इस प्रकार से इस प्रसंग ने भीतर तक वसुमती को झकझोर दिया और मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अनेक ऐसे अनबूझ प्रश्न थे जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। गांव की वह प्रत्येक स्त्री जो उसके जीत के जश्न में आनंदित थी, आज मानो उन सभी महिलाओं की आंखें उससे निरंतर प्रश्न कर रही थी और जिसका कोई उत्तर वसुमती के पास नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर से प्रमुख पद का चुनाव आ गया। रणवीर फिर इस बार प्रत्याशी के रूप में थे। उन्होंने कई लोगों को अपनी ओर करने के हर संभव प्रयास किए। चुनाव का दिन आ गया। एक प्रमुख की पत्नी होने के नाते वसुमती को भी वोट देने की दृष्टि से जाना पड़ा और अपने मन ही मन वसुमती ने एक निर्णय लिया कि इस बार वह केवल पत्नी धर्म नहीं निभाएगी, बल्कि अपने राजनीतिक अधिकार का योग्य उपयोग कर किसी योग्य प्रत्याशी को विजेता बनाएगी। उसने चुपचाप जाकर अपना वोट रणवीर को न देते हुए उसके विरोधी प्रत्याशी एक सर्वसामान्य लोहार के लड़के को दिया। चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के नतीजे घोषित हुए और सहसा रणवीर को एक झटका लगा कि उसकी इस चुनाव में हार हुई है और उसके विरोधी प्रत्याशी की जीत हुई है। वह रणवीर को समझाने का हर संभव प्रयास करने लगी और इस बात को जब उसने सुना कि रणवीर की हार केवल एक वोट से हुई है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अंत में वह अपने गुरुवर्य के सामने यह बात लिखती है कि आपने मुझे रणवीर के सुख दुख की सहभागिनी, उनकी अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था, किंतु आज उनकी हार की जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन गुरुजी, मैं क्या करती? एक पत्नी धर्म तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया, किंतु अपने भीतर की जो ईश्वरिया थी उसे मैं मार नहीं सकी। मुझे क्षमा करना। और यहाँ पर कहानी का अंत होता है। अर्थात
पत्नी धर्म निभाते निभाते वसुमती ने अपने राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग होता हुआ देखा, और राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग किसी अन्य ने नहीं बल्कि उसके पति रणवीर ने ही किया था। किंतु अपने भीतर की उस महिला को वो मार नहीं सकी जो इन राजनीतिक अधिकारों का सदुपयोग करने की आकांक्षी थी। इसीलिए अब की बार वसुमती ने फैसला लिया कि अपना वोट, अपना समर्थन वह उस उम्मीदवार को देगी जो वाकई में जनहित की दृष्टि से कार्य करेगा। इस प्रकार से फैसला इस कहानी में लेखिका मैत्रेयी पुष्पा ने विशेष रूप से इस पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को चित्रित किया है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को किस प्रकार से दोयम स्थान की अधिकारिणी माना जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, इसका अतिशय वास्तविक चित्रण इस कहानी में हुआ है। साथ ही इस कहानी की मूल पात्र वसुमती तथा सहायक पात्र ईश्वरिया एक ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है जो स्त्री अस्तित्व की रक्षा करते हुए अपने राजनीतिक अधिकारों का योग्य उपयोग करती है। इस प्रकार से इस कहानी के केंद्र में स्त्री को रखकर उस समस्या की ओर लेखिका ने संकेत किया है जिस समस्या को वर्तमान रूप में भी देखा जा सकता है। कल की तासिका में हम अपने पाठ्यक्रम की अगली महत्वपूर्ण कहानी जिसका शीर्षक है जमींदार का दृष्टांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।